हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट, सेमेस्टर फर्स्ट की आपके पास जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बंध, आयनिक बंध। आज अपन डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट। स्टार्ट कर रहे हैं अपन आयोनिक बंध। आयोनिक बॉन्ड। सबसे पहले यदि अपन बात करें कि आयोनिक बंध क्या होते हैं, क्योंकि आयोनिक बंध अपने पास केमिस्ट्री में बंध की मैं बात करूं तो अपने पास केमिस्ट्री में बंध कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 5 प्रकार के होते हैं। पहले बंधों की बात कर लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे आयोनिक बंध के बारे में। यदि अपन ओवरऑल रसायन विज्ञान में बात करें तो रसायन विज्ञान में टोटल अपने पास से अपन यदि देखते हैं बंधों की बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले बंध का अपने पास आता है। तो अपने पास टोटल 5 बंधों का क्या होता है? अपने पास फॉर्मेशन होता है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले यदि मैं बंध कहूँ कि बंध अपने पास कितने प्रकार के होते हैं, तो अपन कहते हैं कि मैक्सिमम अपने पास क्या होता है? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बंध बनता है आपके पास, तो वो कौन सा होता है? आयनिक बंध। कौन सा बंध होता है वो? आयनिक बंध। दूसरा आपके पास जो बॉन्ड बनता है वो अपने पास होता है सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध बनता है अपने पास? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। मेनली तो अपन 3 देखते हैं सहसंयोजक बंध। आज आपको अपन 2 वो देखेंगे जो अपने पास सबसे ज्यादा कम यूज आते हैं, लेकिन बंधों का निर्माण अपने पास मिलता है। तीसरा अपने पास होता है, वो होता है अपने पास उपसहसंयोजक बंध। नाम सुना होगा आपने, उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध। उसके बाद में जो चौथा बंध आपके पास होता है वो आपके पास होता है, पहला बंध अपने पास हो गया आयनिक बंध, दूसरा अपने पास हो गया सहसंयोजक बंध, तीसरा अपने पास हो गया उपसहसंयोजक बंध। जो चौथा बंध होगा अपने पास होगा हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध। और इसके बाद में अपने पास जो 5वां अपने पास होगा वो आपके पास, देखो यहां पर अपने 2 बंध एक साथ पढ़ रहे हैं अपन। एक तो धात्विक बंध होता है और एक अपने पास उसी में अपन देखते हैं, एक तो धात्विक बंध। धात्विक बंध एक प्रकार का आयनिक बंध होता है, धात्विक बंध। या अपन ये कहते हैं कि यहां पर अब मैं दूसरा आपको बता रहा हूं, वांडरवाल बंध। वांडरवाल बंध, जिसे अपन लंदन बंध के नाम से भी जाना जाता है। लंदन बल। ये जो लंदन बल या वांडरवाल बल बनता है, जिसे अपन दुर्बल आकर्षण बल भी बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का अपने पास क्या होता है? बंध ही होता है, जो कि आपके पास किन्हीं आयनों के या किसी 2 एटमों के बीच में क्या होता है? उपस्थित होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले अपन बात करें कि बंध बनता कब है, तो अपन कहते हैं कि जब 2 परमाणु आपस में आते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, या जब 2 परमाणु आपस में आते हैं और उनके बीच में यदि कोई बॉन्डिंग हो रही है, तो बॉन्डिंग अपने पास ये हो सकती है कि उनके बीच में, परमाणुओं के बीच में आपके पास आयनिक बंध भी बन सकता है, परमाणुओं के बीच में आपके पास सहसंयोजक बंध भी बन सकता है, उन परमाणुओं के बीच में आपके पास क्या बन सकता है? उपसहसंयोजक बंध भी बन सकता है, और उन परमाणुओं के बीच में क्या बन सकता है? अपने पास है हाइड्रोजन बंध भी बन सकता है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो अपन कहते हैं कि आयनिक बंध क्या होता है, और आयनिक बंध को आज इस अपन इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। यदि सेमेस्टर की अपन बात करें तो अपने सिलेबस में पहला अपने पास जो चैप्टर है, यूनिट नंबर फर्स्ट है, वो किसकी अपने पास? आयनिक बंध की है। यूनिट नंबर फर्स्ट किसकी अपने पास? आयनिक बंध की है। यूनिट नंबर सेकंड आपके पास किसकी है? सहसंयोजक बंध की है। कि सहसंयोजक बंध अपने पास बीबीटी, एमओटी जो अपन ने पढ़ चुके हैं, कुछ लेक्चर्स अपन ने देखे हैं सहसंयोजक बीबीटी का, ये आपके पास यूनिट नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि आपके पास आयनिक बंध में ही मैं पढ़ाऊंगा, हाइड्रोजन बंध स्पेशल आपके पास लास्ट में डाला गया है। इसी यूनिट में हाइड्रोजन बंध और आयनिक बंध को आपको देखा गया है। तो सबसे पहले अपन इसका डिस्कस करेंगे आयनिक बंध का, और फिर अपन हाइड्रोजन बंध का डिस्कस करेंगे। और ये कंपेयर अपन ने देखा होगा कि धात्विक बंध, वांडरवाल बल और ये लंदन बल, ये आपके पास के जब अपन सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ते हैं, तो सॉलिड लिक्विड गैस में आपके पास है, यूनिट नंबर 3 है सॉलिड लिक्विड गैस। वहां पर अपन इन बलों का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, और उनके बंधों के बारे में अपन क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। ठीक है भाई। तो ऐसे करके अपने पास टोटल केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में बंध अपने पास टोटल बात करते हैं तो अपने पास 3 होते हैं। मेनली अपन कहें तो अपने पास 1, 2, 3 आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध
और उपसह संयोजक बंध आपके पास उपस्थित होता है। ठीक है भाई। अब सबसे पहले मैं बात करूं आयनिक बंध की। ठीक है, तो आयनिक बंध क्या होता है? आयनिक बंध, आयनिक बंध बेटा, सबसे पहले मैं आयनिक बंध की बात करूं तो आयनिक बंध में अपन कहते हैं कि आपके पास कोई, यदि आयनिक बंध की अपन बात करें तो अपन आयनिक बंध के लिए बोलते हैं कि यदि आपके पास एक आयनिक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन, यदि एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रदान करता है। यदि आयनिक बंध में क्या होता है कि इस बंध में एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को, एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रदान करता है, जिसकी वजह से उसे एक जो परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है उस पर आ जाता है अपने पास धनात्मक चिन्ह, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर क्या आ जाता है अपने पास ऋणात्मक चिन्ह आता है, तथा धनात्मक चिन्ह तथा ऋणात्मक चिन्ह का बनना ही आपके पास क्या कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है भाई। आपने क्या बोला कि जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान करता है तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करता है, जिसकी वजह से उस परमाणु पर, एक परमाणु पर धनावेश और दूसरे परमाणु पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। धनावेश तथा ऋणावेश के फलस्वरूप बनने वाला बंध आपके पास क्या कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है भाई। तो आयनिक बंध का क्या बोलेंगे अपन कि आपके पास एक आयनिक बंध में एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करता है। इस प्रकार के बंध में, इस प्रकार के बंध में एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करता है, जिसके कारण एक परमाणु पर धनावेश, एक परमाणु पर धनावेश तथा दूसरे परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। एक परमाणु पर धनावेश तथा दूसरे परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। चाहिए भाई। क्या अपन कह रहे हैं कि इस प्रकार के बंध में क्या होता है कि एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को क्या करता है, स्थानांतरित करता है, जिसके कारण एक परमाणु पर धनावेश तथा दूसरे परमाणु पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। ठीक है ना भाई। जिसके कारण अपने पास क्या होता है कि एक धनात्मक हो जाता है और एक क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है। और धनायन व ऋणायन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश आ जाता है, जिसके कारण धनात्मक व ऋणात्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। इन धनायन तथा ऋणायनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण जो निर्मित बंध होता है उसे क्या बोलते हैं, आयनिक बंध होते हैं। ऋणावेश आ जाता है जिससे धनायन तथा ऋणायन का निर्माण होता है, जिससे धनायन तथा ऋणायन का निर्माण होता है। ऋणायन
का निर्माण होता है। किस किस का निर्माण होता है भाई? धनायन तथा ऋणायन का निर्माण होता है। और जो धनायन तथा ऋणायन के निर्माण को आपस में, धनायन तथा ऋणायन का क्या हो रहा है अपने पास? निर्माण हो रहा है। जब आपके पास, अब देखो कौन सा इलेक्ट्रॉन अपने पास से डोनेट करेगा, तो ऐसे क्षारीय धातुएं जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है जिससे कि वो स्थायी विन्यास प्राप्त कर ली, और ऐसे यौगिक जैसे हैलोजन जो उन इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? ग्रहण कर ले, तो वो भी अपना क्या कर लेते हैं? स्थायित्व को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। मतलब अपने कह सकते हैं कि आयनिक बंध में आपके पास, कि आयनिक बंध उन्हीं परमाणुओं के बीच में होता है जिसमें आपके पास एक जैसे क्षारीय धातुएं जो कि इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखती है, और हैलोजन जैसे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या करती है? क्षमता रखती है। तो इनके धनायन तथा ऋणायन को आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? आयनिक बंध बोलते हैं। ठीक है भाई, तो धनायन तथा ऋणायन का निर्माण होता है, ठीक है, तथा इन धनायन तथा ऋणायनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है, और इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल से ही अपने पास किसका निर्माण होता है? आयनिक बंध का निर्माण होता है। अतः धनायन तथा ऋणायन के मध्य एक धनायन तथा एक ऋणायन अतः एक धनायन तथा एक ऋणायन के मध्य, ये इंपोर्टेंट लाइन अपने लिए, अतः एक धनायन तथा एक ऋणायन के मध्य लगने वाला, एक धनायन तथा एक ऋणायन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल, एक धनायन तथा एक ऋणायन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण, स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या होता है अपने पास? कि ये धनायन तथा ऋणायनों के बीच में लगता है, बल के कारण स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण निर्मित बंध आयनिक बंध कहलाता है। आयनिक बंध कहलाता है। हाँ जी भाई, अपन ने क्या बोला कि जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो एक पर धनावेश तथा दूसरे पर क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है, तथा धनावेश तथा एक ऋणावेश के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण निर्मित बंध अपने पास क्या कहलाता है? आयनिक बंध कहलाता है, जो प्रकृति में सबसे अधिक स्थायी बंध है। कौन सा भाई? ये प्रकृति में क्या होता है अपने पास है? सबसे अधिक व सबसे मजबूत बंध होता है, क्योंकि इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। और इस बल के कारण आपके पास जो निर्मित बंध होता है उस बंध को अपन क्या बोलते हैं? अपन आयनिक बंध बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देख ले अपन, तो पहला एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ तो नेक्स्ट आपके पास होगा NaCl। जैसे कि मैं एग्जाम्पल्स की आपके पास बात करूँ, एग्जाम्पल्स मैं ले लूँ तो एग्जाम्पल अपने पास है NaCl। NaCl के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? तो अपन बोलेंगे कि NaCl एक आयनिक बंध का क्या करता है? निर्माण करता है। NaCl एक आयनिक बंध का निर्माण करता है, आयनिक बंध का निर्माण करता है। इसकी जरूरत क्यों करते हैं लोग? अब भाई बंध का निर्माण क्यों करते हैं? क्योंकि अपना स्थायित्व प्राप्त करते हैं। दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि जब Na अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जब Na अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है तो इसका नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, और Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की भी नोबल गैस जैसा हो जाता है।
तो ये चाहते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका जैसा हो, नोबल गैस जैसा हो, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दान करते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब आप ही देखो, एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और उससे अपना स्थायित्व मिल रहा है, तो वो बंधु बहुत मजबूत होगा नहीं होगा, तो वो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि वो आप पर आसानी से उसे तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो जैसे मैं Na की बात करूँ आपके सामने, ये लो भाई, Na आपके पास है, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन, Na का एक कोया होता है 2 1s2 2s2 है ना, तो 2 8 2 8 2। ठीक है भाई। अब किसको डोनेट करा रहे अपन, Cl को, 1 आएगा भाई, 1 11 होते ना, 2 8 1। ठीक है, 8 और 2 10 और 1 11। अपन किसको डोनेट करा रहे हैं, Cl को। तो Cl का अपने पास क्या होता है, अपने पास तो अपने पास ये होता है 2 2 8 7। एक इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है अपने पास Cl, और वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने पास डोनेट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने पास 2 8 और यहाँ क्या होता है, 7 होता है। क्लियर है। मतलब लास्ट में अपने पास कितने 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब अष्टक क्या है इसका, अपूर्ण है। आपके पास यहाँ पर क्या है, अपने पास प्लस है, तो यहाँ पर अपने पास कितने 2 8 और 1, मतलब प्लस है अपने पास, तो एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन्स है, ये जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है, क्लोरीन सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको, क्लोरीन को डोनेट करता है, तो सोडियम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, अपने पास माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर जो Na प्लस बना, क्या बना अपने पास है, Na प्लस, इसका यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो अष्टक में क्या हुआ अपने पास, यहाँ पर 2 2 8, ठीक है, कितना हो गया 10। ठीक है, जो कौन सा नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियोन जैसा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, नियोन जैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए, इलेक्ट्रॉन है, अतः अधिक स्थायी हो जाएगा। दूसरा यदि मैं उसकी बात करूँ अपने पास Cl की, तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और डोनेट करने के बाद में इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और लेते कितने हो जाएंगे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब इसका भी क्या हो गया, अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो Cl के पास क्या हो गया, Cl 2 2 4 2 6 और 2 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 8 और 8, मतलब अपने पास ये भी अपने पास नोबल गैस जैसा, मतलब स्थायी विन्यास क्या कर रहा है, अपने पास से प्राप्त कर रहा है, D8, मतलब कंप्लीटली अपने पास क्या है, अष्टक क्या कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, और आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, NaCl का क्या हो गया, फॉर्मेशन, Na और Cl, Na प्लस और Cl माइनस, मतलब अपने कह सकते हैं कि NaCl के निर्माण में Na, क्योंकि डेफिनेशन अपन ने यही पढ़ी है, डेफिनेशन में अपन ने ये बोला है कि जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतर करता है, तो एक परमाणु पर धनावेश तथा दूसरे परमाणु पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, जिससे कि एक धनायन बनता है और एक ऋणायन बनता है, और इनके बीच में जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है, उसको अपन उस स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण जो उत्पन्न बंध होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, आयनिक बंध बोलते हैं। तो देखो ये Na, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 8 1, टोटल अपने इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्थायी विन्यास प्राप्त कर रहा है, और अपने पास किसका फॉर्मेशन कर रहा है, NaCl का क्या हो रहा है, अपने पास फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब NaCl के बीच में कौन सा बंध बनेगा, तो अपन बोलेंगे NaCl में कौन सा बंध बन रहा है, आयनिक बंध बन रहा है। ठीक है भाई। इसी तरह अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आयनिक बंधों के लिए। दूसरा अपने पास है एग्जाम्पल नंबर 2, MgCl2 का देख लें कि MgCl2 में भी आयनिक बंध का क्या होता है, निर्माण होता है, MgCl2। ठीक है भाई, MgCl2 में भी कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है। अब देखो इसमें Mg है, मैग्नीशियम, और इधर अपने पास क्या है, 2Cl माइनस, कितनी Cl अपने पास, 2Cl। क्लियर है कि एक Mg अपने पास और 2 क्या अपने पास Cl है, तो दोनों Cl को अलग अलग लिख ले, क्योंकि दोनों को अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कराएगा। अब अपन ये चाहते हैं कि क्लोरीन के पास, क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो, क्लोरीन का क्या हो, अष्टक पूर्ण हो, तो मैं यहाँ लिख लूँ Cl और एक Cl यहाँ लगा लेता हूँ। क्लियर है। Mg से Mg अपने पास कितना है, Mg का कितना होता है अपने पास 12 होता है, तो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा Mg का 2 8 2, सही है। और इसका अपने पास कितना है, Cl के कितने अपने पास
तो Cl का तो वही अपने पास 2, 8 और 7। अष्टक पूर्ण करने के लिए मैं कहूँ कि Mg यदि अपने पास इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसका भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यदि Mg अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, Cl को, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करता है और एक इलेक्ट्रॉन आप इसको डोनेट करता है, तो आपके पास आयनिक बंध का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। जैसे वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, Mg तो किस में चल जाएगा, +2 में, Mg तो किस में चला गया, +2 में, राइट। Mg तो किस में चला गया, +2 में, और Cl पे क्या आ गया अपने पास, माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि एक Cl ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो Cl अपने पास अष्टक क्या कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, दूसरा Cl भी अपने पास ग्रहण कर रहा है तो दूसरा भी कभी क्या हो रहा है, अपने पास अष्टक पूर्ण हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि Cl यहाँ पर -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस दूसरे Cl ने भी यहाँ पर क्या लिया, इलेक्ट्रॉन लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये माइनस, और किसका फॉर्मेशन हो गया अपने पास, Mg+2 और 2Cl-, ये आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, आयनिक बंध का। मतलब आपके पास इसे इस तरीके से अपन लिख सकते हैं जिसे MgCl2 बोला जाता है। मतलब आयनिक बंध कब बनेगा, जब आपके पास कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाए, नोबल गैस जैसा हो जाए, चाहे उसका क्या हो जाए, अष्टक पूर्ण हो जाए, तो आपके पास किसका निर्माण होगा, आयनिक बंध का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है भाई, तो ठीक है। अब देखो आयनिक बंध की मैं बात करूं तो आयनिक बंध अपने पास ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक में, कोई भी यौगिक को अपने पास, ये आपको इंपॉर्टेंट लाइंस है जो याद रखनी है कि किसी भी यौगिक में कोई भी बंध 100% सही शुद्ध नहीं होता है। अपन ये कह सकते हैं कि आयनिक बंधों का निर्माण सॉलिड स्टेट में भी होता है। आयनिक बंधों का निर्माण ठोस अवस्था में भी होता है। ठोस अवस्था में भी होता है। आयनिक बंधों का निर्माण कौन सी अवस्था में हो सकता है, ठोस अवस्था में भी हो सकता है। ठीक है भाई, लेकिन अपने कह रहे हैं कि क्या आपके पास शुद्ध रूप से आयनिक बंध बन सकता है क्या, तो अपने कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक में कभी भी ना तो शुद्ध आयनिक बंध होता है और ना ही शुद्ध क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है। तो ये आपको याद रखनी है कि किसी भी यौगिक में, परंतु आपके पास ध्यान रखना, परंतु किसी भी यौगिक में शुद्ध रूप से किसी भी यौगिक में शुद्ध रूप से न तो आयनिक बंध होता है और न ही सहसंयोजक बंध। क्या बोले अपन कि आपके पास यदि कोई यौगिक है और अपन कहे कि 100% आयनिक लक्षण दिखाएगा तो वो 100% आयनिक लक्षण नहीं होता है, ना तो उसमें 100% आयनिक लक्षण होता है और ना ही अपने पास वो क्या हो सकते हैं, अपने पास ना ही 100% वो क्या होते हैं, शुद्ध सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। ऐसे करके अपने आयनिक बंध क्या होता है और आयनिक बंध क्यों बनता है, अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद में वो क्या हो जाते हैं, मोर स्टेबिलिटी की ओर परमाणु अपनी मूव कर लेता है, जिससे कि प्लस
और ऋणात्मक चिन्ह आता है और इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आयनिक बंधों के बीच में कौन सा बल लगता है। क्वेश्चन है आयनिक बंधों के बीच में लगने वाले बल, आयनिक बंध के बीच में, आयनिक बंध के बीच में कौन सा बल काम करता है। आयनिक बंधों के बीच में कौन सा बल काम करता है। आयनिक बंधों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है। आंसर क्या लिखोगे इसमें, आयनिक बंधों में कौन सा बल कार्य करेगा भाई, तो बोलोगे स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल कौन सा बल कार्य करता है अपने पास, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो उसका आंसर आप लिख सकते हैं। दूसरा आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है आयनिक बंधों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, तो आप क्या बोलोगे, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इसके बाद में अपन लिखेंगे आयनिक यौगिकों के लक्षण। जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास चल रहा है वो अपने पास होता है आयनिक यौगिकों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों के लक्षण की मैं बात करूँ, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आयनिक बंधों के बाद में आयनिक यौगिकों के लक्षण। आयनिक यौगिकों के लक्षण। बेटा यदि आयनिक यौगिकों के लक्षण की बात करें तो सबसे पहले यदि आयनिक यौगिकों की मैं बात करूं तो आयनिक यौगिकों के लक्षण क्या हो सकते हैं, तो अपन कहते हैं कि क्रिस्टलीय संरचनाएं होती है। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, क्रिस्टलीय संरचनाओं में रहते हैं। ठीक है, कैटायन से एनएस पर होते हैं, तो लिखते हैं इनकी क्रिस्टलीय संरचनाएं होती है, इनकी क्रिस्टलीय संरचनाएं होती है। और क्या हो सकता है, तो अपने बोलते हैं समरूपता भी पाई जाती है, नहीं पाई जाती इनकी क्रिस्टलीय संरचनाओं में, तो अपन बोल सकते हैं इनकी क्रिस्टलीय संरचनाओं में समरूपता भी पाई जाती है, मतलब समान संरचना वाले लवणों में समान प्रक्रिया होती है। ठीक है भाई, अपन ये भी कह सकते हैं आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में भी हो सकते हैं। आयनिक यौगिक अभी जस्ट बताया था, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में भी होते हैं, ठोस अवस्था में भी होते हैं। ठोस अवस्था में भी होते हैं तथा धनायन तथा ऋणायन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना भाई, किसका निर्माण करते हैं अपने पास, धनायन तथा ऋणायन तथा धनायन व ऋणायन परबल बंध का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, परबल बंध का निर्माण करते हैं। हाँ जी भाई, इनके गलनांकों का उतनांक, तो अपन बोलेंगे इनके गलनांकों का उतनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इनके गलनांकों का उतनांक भी क्या होते हैं अपने पास, उच्च होते हैं। ये उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले यौगिक होते हैं, सही है ना। ये उच्च गलनांक
व क्वथनांक, ये उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले यौगिक होते हैं। यौगिके होते हैं, ये उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले यौगिके होते हैं। ठीक है भाई। और आयनिक बंध स्ट्रॉन्ग बंध है तो गलनांक व क्वथनांक तो इनका क्या होगा, उच्च ही होगा। ये आवेश युक्त होते हैं। ठीक है भाई, ये आवेश युक्त होते हैं, आवेशित होते हैं, सही है ना भाई। ये आवेशित होते हैं, ये आवेशित होते हैं तथा ध्रुवीय विलायकों, ये आवेशित होते हैं, ये आवेशित होते हैं तथा ध्रुवीय विलायकों जैसे H2O, NH3 इनमें आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ये आवेशित होते हैं तथा ध्रुवीय विलायकों जैसे H2O आदि में घुलनशील होते हैं। जैसे H2O आदि में घुलनशील होते हैं। H2O आदि में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है भाई। तो ये आपके पास हो गए इनके अभिलाक्षणिक गुण, मतलब क्या क्या ये गुण दर्शाते हैं। ठीक है भाई। अपन ये कह सकते हैं कि ये आपके पास विद्युत का चालन भी करते हैं क्योंकि आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक तो विद्युत का क्या करते हैं, चालन भी करते हैं। तो एक और लिख डालो, ये आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयनिक यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण को समझाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन छोटा आता है और छोटे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने बता दिया कि आयनिक बंधों में कौन सा बल कार्य करता है, तो आपने बोला कि आयनिक बंधों में स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि आपके पास जो आयनिक बंध है उनके क्या क्या गुण धर्म होते हैं, तो अपन बोल देगा आयनिक बंध अपने पास क्रिस्टल संरचनाएं होती है, ये ठोस अवस्था में होते हैं तथा धनायन तथा ऋणायन मिलकर प्रबल बंध का निर्माण करते हैं। ये उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले होते हैं, ये आवेशित होते हैं तथा ध्रुवीय विलायकों में आसानी से क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं। ये विद्युत का गलित अवस्था हो चाहे आपके पास है विलयन अवस्था, दोनों ही अवस्था में विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, ये विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। ये विद्युत का चालन करते हैं, ये विद्युत का चालन करते हैं, चालन करते हैं। ठीक है भाई। ये होते हैं आयनिक यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण। जो टॉपिक नंबर अपने पास है सेकंड अपने पास है कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं और इनके क्या अभिलाक्षणिक गुण उपस्थित होते हैं। ये अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है वो आपके पास है उपसह संयोजक त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास उपसह संयोजन संख्या एवं त्रिज्या अनुपात। उपसह संयोजन संख्या व त्रिज्या अनुपात। उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या व त्रिज्या अनुपात। सबसे पहले यदि अपन उपसह संयोजन संख्या की बात करें तो उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, फिर उसके बाद करेंगे अपन त्रिज्या अनुपात की बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 24 में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया कि सह संयोजक त्रिज्या अनुपात क्या होता है। ठीक है भाई। अपन ये जानते हैं कि आयनिक यौगिकों की संरचना होती है, उनमें आयनिक यौगिकों के आकारों का क्या होता है, बहुत ही अधिक महत्व होता है कि आयनिक यौगिकों का क्या आकार है। अब आयनिक यौगिकों में अपने पास धनायन भी है और क्या है, ऋणायन भी उपस्थित है। तो धनायन तथा ऋणायनों के आकार पर उसकी क्या निर्भर करती है, आयनिक त्रिज्या, मतलब त्रिज्या उसकी क्या करती है, निर्भर करती है कि उसका आकार अपने पास कभी धनायन का आकार बढ़ रहा है या ऋणायन का आकार बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी उपसह संयोजन संख्या क्या है। तो उपसह संयोजन संख्या अपन कहते हैं कि एक धनायन
कितने ऋण आयनों से जुड़ा हुआ है। एक धनायन द्वारा कितने ऋण आयनों के साथ यदि बंधों का निर्माण हो रहा है, उस बंधों को अपन क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ कि भाई उपसह संयोजन संख्या क्या होती है अपने पास, कि किसी आयन की समन्वय संख्या को अपन क्या कहते हैं, उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। कि क्रिस्टल में प्रत्येक आयन कितने अधिकतम ऋणावेशित आयनों से क्या होता है, घिरा रहता है। एक क्रिस्टल है और क्रिस्टल में आपके पास एक आयन है, वो जैसे मैं कहूँ कि टेट्राहेड्रल आपके पास कोई क्रिस्टल है, ये क्यूब में मैं क्रिस्टल दे रहा हूँ और क्रिस्टल में आपके पास कोई आयन है, जिसे मैं धनायन बोल दूँ आपके पास, ये आपके पास क्या प्रेजेंट है, मिड में प्रेजेंट है, ये रहा। अब ये कितने से आपके पास क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, जितनों से ये जुड़ा रहेगा अपने पास, वो आपके पास इसकी क्या हो जाएगी, उपसह संयोजन संख्या हो जाएगी। जैसे मैं कह रहा 4 से जुड़ा हुआ है, ऐसे जनरली बोल रहा हूँ आपको, 4 से जुड़ा हुआ तो 4 हो जाएगी। कभी कभी अपन ऐसे जोड़ देते हैं, ये लो भाई टेट्राहेड्रल बना दिया अपन ने, तो टेट्राहेड्रल की संख्या अपन में क्या हो गई, इसकी 4 हो गई उपसह संयोजन संख्या। तो यदि आपके पास किसी क्रिस्टल में एक धनावेश द्वारा, किसी क्रिस्टल में एक धनावेश कितने ऋणावेशों से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, उसकी उपसह संयोजन संख्या कहते हैं, जो कि उसके स्थायित्व के बारे में क्या करती है, व्याख्या करती है। ठीक है भाई, तो अपन कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल में उपसह संयोजन संख्या की बात करें, उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन उपसह संयोजन संख्या क्या होती है भाई, उपसह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, कि किसी आयनिक क्रिस्टल संरचना में, किसी आयनिक क्रिस्टल संरचना में आयनिक क्रिस्टल संरचना में एक आयन, किसी आयनिक क्रिस्टल संरचना में आयन द्वारा विपरीत आवेशित आयनों से घिरा होना ही क्या कहलाता है, प्रत्येक आयन अधिकतम संभावित आयन, किसी संरचना में प्रत्येक आयन प्रत्येक आयन अधिकतम विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है, आयनों से घिरा रहता है, तो उन आयनों की संख्या, तो उन आयनों की संख्या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। जैसे अपन कहें कि ए बी है अपने पास, कोई एक अणु है अपने पास, ए अणु है, एक ए आयन है और वो 2 बी परमाणुओं से घिरा है। कितने परमाणु से, ए 2 बी परमाणुओं से घिरा है, बी परमाणुओं से, ए 2 बी परमाणुओं से घिरा है। ए आपके पास कोई धनावेश है जो 2 विपरीत आवेशित आयनों से, 2 विपरीत परमाणुओं से, आयनों से घिरा है, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या, तो इसकी
उपसहसंयोजन संख्या उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी भाई इसकी? उपसहसंयोजन संख्या 2 होगी, 2 होगी। और इसी के आधार पर उपसहसंयोजन संख्या के आधार पर उस आयन की संरचना, उस आयन के बीच में बंद कोण के बारे में भी अपन क्या कर सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं। अतः अब जैसे कहें कि Ab2 आपके पास बना, क्या बना अपने पास? A आयन है और 2 B परमाणुओं से घिरा है, तो अपने पास क्या बना दिया? AB की उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तथा ज्यामिति क्या होगी? तथा ज्यामिति रेखीय वह बंद कोण 180 डिग्री का होगा। बंद कोण कितनी 80 डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। ठीक है भाई। अब आपके पास अपन ये कह सकते हैं कि उपसहसंयोजन संख्या के आधार पर अपन किसी भी परमाणु की ज्यामिति, किसी भी आयनिक यौगिकों की ज्यामिति तथा उनके बीच में बंद कोणों की क्या कर सकते हैं? अपन व्याख्या कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आपके पास कोई Ab3 अणु है जिसमें A आपके पास कोई धनायन है, A आपके पास क्या है? कोई धनायन है। दूसरा अपन एग्जाम्पल यदि बात करें कि जैसे अपने पास है, जैसे लाइक A आपके पास कोई परमाणु है, वो किन्हीं तीन विपरीत आवेशित आयनों से घिरा है। 3 विपरीत आवेशित B- आयनों से घिरा है। हाँ जी, तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? तो मैं कह सकता हूं कि अणु क्या बन रहा है अपने पास? Ab3, कि आपके पास ये A है और ये कितने आवेशित आयनों से घिरा हुआ है? 3 विपरीत आयन, ये प्लस अपने पास, ये 3 माइनस है, B-, यहाँ पर भी मैं ले लूँ B- और यहाँ पर भी मैंने ले लिया B-। इनके बीच में कौन सा बंध बन रहा है? तो आप बोलोगे आयनिक बंध बन रहा है। 3 विपरीत आवेशित आयनों से घिरा है, इसलिए इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी अपने पास? त्रिकोणीय। ज्यामिति क्या हो जाएगी? त्रिकोणीय। ज्यामिति क्या हो जाएगी? त्रिकोणीय। और वह बंद कोण का मान क्या हो जाएगा अपने पास? 120 डिग्री। त्रिकोणीय वह बंद कोण, समतल त्रिकोणीय बोल सकता हूँ, वह बंद कोण अपने पास हो जाएगा 120 डिग्री। होगा नहीं होगा? बंद कोण 120 डिग्री। इसी तरह यदि मैं बात करूं समन्वय संख्या 4 की मैं बात करूं, समन्वय संख्या 5 की बात करें, अपन समन्वय संख्या 6 की बात करें, तो इनकी अपने पास ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और घनीय। जैसे समन्वय संख्या 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। मान लीजिए आपके पास कोई अणु है, ए आपके पास किससे घिरा हुआ है? 4 से घिरा हुआ है। तो ए अपने पास ए अणु 4 विपरीत परमाणुओं से घिरा है। विपरीत परमाणुओं से घिरा है। ये अणु कितने परमाणु से घिरा है? 4 विपरीत परमाणुओं से घिरा है। तो उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? परमाणुओं से घिरा है। अब ए अपने पास 4 विपरीत परमाणुओं से घिरा है। तो देखिए भाई, जब आपके पास ये हो गया ए और ये 4 विपरीत माइनस बी माइनस यहाँ ले लिया मैंने, एक बी मैंने यहाँ ले लिया माइनस, एक बी मैंने यहाँ ले लिया और एक बी मैंने यहाँ ले लिया। ये 4 विपरीत से घिरा है, तो इसकी ज्यामिति कौन सी हो जाएगी अपने पास? तो अपन बोलेंगे इसकी ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। तो मतलब अपन समन्वय संख्या के आधार पर, समन्वय संख्या के आधार पर अपन उसकी क्या कर सकते हैं? ज्यामिति का भी क्या कर सकते हैं? अपन पता कर सकते हैं कि वो कौन सी ज्यामिति हो गई। तो अपन बोला चतुष्फलकीय। कौन सी ज्यामिति हो गई? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। और बंद कोण का मान कितना होता है चतुष्फलक ज्यामिति में? तो अपन बोलते हैं बंद कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, राइट। तो अब जैसे समन्वय संख्या 6 हुई, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप ज्यामिति क्या लिखते हैं? तो अपन भी लिखते हैं अष्टफलकीय। कौन सी ज्यामिति लिखते हैं? अष्टफलकीय। बंद कोण वही अपने पास 90 और 180 डिग्री मिलता है। जब आपके पास समन्वय संख्या 8 हो जाए, समन्वय संख्या कितनी हो जाए? 8 हो जाए, तो उसकी ज्यामिति क्या होती है? घनीय। ठीक है भाई। तो ये होता है समन्वय संख्या के आधार पर।
अपन ने क्या बोला कि समन्वय संख्या की डेफिनेशन अपन ने ये बोली थी कि आपके पास कोई दो परमाणु आपके पास किसी विपरीत आवेशित आयनों से घिरा होगा। यदि किसी आयन की क्रिस्टल संरचना में वो अधिकतम विपरीत आवेशित आयनों से घिरा होता है, वही उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। तो जैसे अपन ने 4 बोला, तो समन्वय संख्या 4 में आपके पास होती है उसकी संरचना चतुष्फल की, समन्वय संख्या 6 में होती है उसकी अष्टफल की, मतलब एक आवेशित अपने पास 6 विपरीत आवेशों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, तो उसके अग्नि समन्वय अष्टफलक ज्यामिति बनाएगा। और जब 8 आपके पास आ जाते हैं, मतलब एक अपने पास बीच में रहेगा जैसे धनायन हुआ, और 8 विपरीत आवेशित चारों तरफ अपने पास प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगी 8। ऐसे करके उसकी क्या कर सकते हैं अपन, घनीय संरचना ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे करके अपन ने कंप्लीट कर लिया उपसह संयोजन संख्या। नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे अपन त्रिज्या अनुपात, और त्रिज्या अनुपात में अपन वही टेट्राहेड्रल, चतुष्फलक में और आपके पास अष्टफलक में, घनीय में और त्रिकोणीय में, इनकी ज्यामिति का क्या त्रिज्या अनुपात होता है। अब जरा इसे समझ गए होंगे कि त्रिज्या अनुपात क्या होगा, धनायन तथा ऋणायनों का ही अनुपात क्या कहलाएगा, त्रिज्या अनुपात कहलाता है। इसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।